Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer Chemistry Department, MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry, and in this we will start with coordination chemistry. It is in unit second. Topic is उपसहसंयोजक यौगिक. उपसहसंयोजक यौगिकों की परिभाषा. वे यौगिक जिनके अणु अथवा आयन के धातु परमाणु के साथ किसी ऋणायन या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु ने उपसहसंयोजक बंध बना रखा हो, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं. यहाँ पर दो तीन चीजें हैं. सबसे पहले धातु परमाणु जनरली हम बात करते हैं तो यह या तो आपके या डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे या फिर आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हीं के जनरली धातु परमाणु होंगे. इनके साथ में किसी ऋणायन, जो कि आप ऋणायन या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु, जैसे कि अमोनिया जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, वाटर जिसके पास में दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ने उपसहसंयोजक बंध वह बंध होता है जिसमें एक आपका डोनर एटम होता है और एक रिसीवर एटम होता है. दोनों के बीच में एक जो दाता परमाणु है वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और ग्रहण करने वाले परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, युग्म को ग्रहण करता है और साझा में वो दोनों के बीच में बराबर बराबर शेयरिंग होती है. वो यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं. योगात्मक यौगिकों के इनके आचरण के आधार पर निम्न दो प्रकार के यौगिकों में विभाजित किया जाता है. या तो वे द्विक लवण हो सकते हैं या फिर संकुल लवण हो सकते हैं. द्विक लवण ये यौगिक अपनी ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं और विलय होने पर अपने अवयवी अणुओं या आयनों में पूर्णतः टूट जाते हैं. इसका एक एग्जांपल देखिएगा, कार्नेलाइट, जिसमें KCl.MgCl2.6H2O. मतलब यहाँ पर हमारे पास में अगर हम इस यौगिक को जल में घोलते हैं तो हमारे पास में पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन मिल जाते हैं. दूसरा उदाहरण है योगात्मक यौगिकों का संकुल यौगिक. इन यौगिकों में योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व नहीं रहता. वे उपसहसंयोजक बंध बनाकर नए रूप में आ जाते हैं. जैसे कि इसका एक एग्जांपल है K4FeCN6. यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड के नाम से जाना जाता है. यहाँ पर पोटेशियम आयन का और फेरोसाइनाइड आयन का अस्तित्व रहता है, लेकिन इसी में देखिएगा एक जो आपका संक्रमण धातु आयरन है, वहां आयरन +2 आयन भी प्रेजेंट है, लेकिन इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता. अर्थात यहाँ पर Fe+2 आयन का परीक्षण नहीं किया जा सकता. द्विक लवण व संकुल लवणों में अंतर. पहला, द्विक लवण में धातु आयनों व ऋणायनों के मध्य आयनिक बंध होता है, जबकि संकुल यौगिक में धातु आयन व लिगैंड के मध्य में एक उपसहसंयोजक बंध होता है. दूसरा अंतर, एक मजबूत उपसहसंयोजक बंध के कारण विलयन में संकुल के ऋणायन व धातु आयन पृथक नहीं होते, जबकि द्विक लवणों में ऋणायनों व धातु आयनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है. यहाँ पर देखिएगा K4FeCN6 के विलयन में FeCN6 4- आयनों का परीक्षण तो संभव है, लेकिन आयरन +2 व साइनाइड आयनों का परीक्षण संभव नहीं है, क्योंकि इस विलयन में इन आयनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता. अगर हम यहाँ पर देखें तो जब K4FeCN6 के विलयन में हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालेंगे तो हमें नीले रंग का अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, या KCNS पोटेशियम थायोसाइनाइड विलयन मिलाने पर हमें नीले रंग का लाल रंग का विलयन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है वो आयरन +2 की फॉर्म में तो है, लेकिन ये एक फेरोसाइनाइड संकुल के अंदर जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आयरन +2 आयन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है. लेकिन जब हम कार्नेलाइट की बात करते हैं, जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड आयनों का स्वतंत्र परीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि यह एक द्विक लवण है. तीसरा अंतर, संकुल लवणों में केवल एक ही प्रकार के धनायन व ऋणायन होते हैं, जबकि द्विक लवणों में एक से अधिक प्रकार के ऋणायन या धनायन हो सकते हैं. जैसे कि हम संकुल लवण देख रहे हैं तो यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड में पोटेशियम और फेरोसाइनाइड आयन ऋणायन उपस्थित है, जबकि कार्नेलाइट में पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, क्लोराइड, 3 प्रकार के धनायन व ऋणायन मौजूद है. अगला है, अगर हमें उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में जानना है तो इसके लिए वर्नर ने एक सिद्धांत दिया जो कि इस प्रकार है. उपसहसंयोजक यौगिकों
के रसायन में वर्नर का स्थान इस विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। मतलब वर्नर ने ही सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पहचाना था। एल्फ्रेड वर्नर स्विस रसायनज्ञ थे और उपसहसंयोजक यौगिकों के महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्हें 1913 में रसायन विज्ञान का सबसे उच्च नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड व अमोनिया की भिन्न भिन्न अनुपात में क्रिया कर निम्न संकुल यौगिक प्राप्त किए। ये यौगिक है COCl3.6NH3 जिसका की रंग नारंगी पीला होता है, COCl3.5NH3.H2O ये गुलाबी रंग का होता है, COCl3.5NH3 ये बैंगनी रंग का होता है, COCl3.4NH3 ये हरा व बैंगनी दो रूपों में पाया जाता है, और COCl3.3NH3 जो कि नीला हरा रंग होता है। इन प्रेक्षणों के आधार पर वर्नर ने जो थ्योरी दी उसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। नंबर 1, धातुओं की संयोजकता दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आयनिक प्रकार की होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनित अथवा सहसंयोजक दोनों प्रकार की हो सकती है। प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों के द्वारा ही संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता ऋणायन अथवा उदासीन अणु दोनों के द्वारा संतुष्ट हो सकती है। तीसरा, किसी धातु के लिए द्वितीयक संयोजकता का मान निश्चित होता है। नंबर 4, किसी धातु की प्राथमिक संयोजकता से धातु के ऑक्सीकरण अंक की जानकारी मिलती है। और नंबर 5, एक ऋणायन केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक अथवा द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट कर सकता है। इन नियमों के आधार पर वर्नर ने कोबाल्ट के इन यौगिकों की निम्न प्रकार की स्ट्रक्चर दी। देखिएगा COCl3.6NH3 में जो अमोनिया से 6 अमोनिया अणु कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं और 3 Cl- जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो बड़ी डॉट है या गहरी डॉट है वो लाइन है वो आपकी NH3 और जो डॉट डॉट वाली है वो क्लोराइड की है और ये आपकी प्राथमिक संयोजकता को दर्शा रही है, जबकि ठोस रेखा जो है वो आपकी द्वितीयक संयोजकता को दर्शा रखी है। मतलब यहाँ पर 6 अमोनिया के अणु द्वितीयक संयोजकता से व 3 क्लोरीन के अणु प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए हैं। COCl3.5NH3 इसमें देखिएगा आपके 5 अमोनिया के अणु तो द्वितीयक संयोजकता को दर्शा रहे हैं, लेकिन साथ ही एक क्लोरीन का अणु ऐसा है जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट कर रहा है और 2 क्लोरीन अणु केवल आपके प्राथमिक संयोजकताओं को ही संतुष्ट कर रहे हैं। अगला यौगिक है COCl3.4NH3। इसमें देखिएगा 4 अमोनिया के अणु तो द्वितीयक संयोजकता को दर्शा रहे हैं, लेकिन 2 क्लोरीन के अणु ऐसे हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट कर रहे हैं और एक क्लोरीन का अणु केवल प्राथमिक संयोजकता को ही संतुष्ट कर रहा है। COCl3.3NH3 ये इसमें देखिएगा तीनों अमोनिया के अणु तो द्वितीयक संयोजकता को, लेकिन क्लोरीन की जो 3 अणु हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये एक ठोस रेखा से और एक टूटी हुई दोनों प्रकार की रेखाओं से जुड़े हुए हैं। इन संरचनाओं में टूटी हुई रेखा प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करती है, जबकि ठोस रेखा द्वितीयक संयोजकता को दर्शाती है। इस सिद्धांत की जो पुष्टि है वो निम्न प्रयोगों द्वारा होती है। थैंक यू।